रुड़की की गंग नहर में रविवार से डूबे नागालैंड के छात्र के शव को तलाशने में एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। टीम ने बोट के द्वारा अभियान चलाया। बोट टीम में सवार ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर नहर की तली में जाकर बॉडी को ढूंढने की काफी मशक्कत की, लेकिन देर शाम तक भी छात्र का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। गौरतलब है कि रविवार की शाम को 7th डे स्कूल का छात्र अनोखा हॉस्टल में रहकर 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। स्कूल प्रबंधन से बाल कटवाने की अनुमति लेकर अपने एक साथी के साथ आया था। अनोखा बाल कटाने के बाद अपने साथी से नहर में नहाने की बात कहकर नहर में उतर गया और तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन और पुलिस अधिकारी भी गंग नहर के पास घटना की जानकारी लेने के लिए पहुंचे। रुड़की की कलियर और भगवानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अलग अलग थानों की पुलिस ने 2 बड़े खुलासों के साथ कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। रुड़की स्थित एसपी देहात कार्यालय पर एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने दोनों घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस टीम को बधाई दी और पीठ थपथपाई। सुनिए एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने आगे क्या कहा है। वो उनके अकाउंट से निकाल लेते थे, अपने अकाउंटों में ट्रांसफ़र करके। तो ये और भी लोगों के इसमें संज्ञान में आया है, और भी लोगों के द्वारा इस तरीके की ठगी इनके द्वारा की गई है, तो हम उनका भी पता लगा रहे हैं। कलियर क्षेत्र में लूट की घटना जनवरी माह में हुई थी, जिसमें वादी का एक मोबाइल फ़ोन के साथ साथ 5,000 रुपये गया था, और अन्य घटनाओं का भी कुछ आया था कि भाई इस तरीके की घटनाएं वहाँ पहले भी करने का प्रयास किया गया था। इस संबंध में सीओ रुड़की और इनकी टीम के द्वारा कल सफलतापूर्वक इस घटना का अनावरण किया गया है। कल रात इनकी अरेस्टिंग की गई है और इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं, और लूट का जो भी गया था मोबाइल फ़ोन और जो नकदी जो गई थी वो उसका सफलतापूर्वक उसका अनावरण किया गया। जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नत्था सिंह में पति ने पत्नी और सास की हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि जसपुर के मोहल्ला नत्था सिंह निवासी सोनू ने अपनी पत्नी निशी 35 वर्ष और अपनी सास जयंती 55 वर्ष की देर रात धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं मृतक की बहन ने बताया कि सोनू का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और कुछ दिन पहले एक लड़की को घर में पकड़ा गया था, जिसके बाद पति पत्नी के बीच विवाद रहता था। कल रात सोनू जबरदस्ती अपनी सास और लड़की को लेकर आया और देर रात इस घटना को अंजाम दिया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी, इन्होंने अपनी पत्नी और सास की हत्या की है। सोनू ने अपनी बहन को अमरोहा में फोन करके बताया था कि मैंने अपनी पत्नी को और सास को मार दिया है, और उसके बाद वो मौके से फरार हो गया। वहीं उन्होंने बताया कि सोनू का प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, जिसके चलते इनमें विवाद रहता था। कल रात धारदार हथियार से सर पर कमर पर कई वार किए गए। वही शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। देवों के देव महादेव की उपासना का पर्व महाशिवरात्रि को लेकर शहर के सभी मंदिर सजने लगे हैं और कल महाशिवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर सभी तैयारियां जोरों पर हैं। इसी को लेकर आज मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित श्री प्रकाशेश्वर शिव मंदिर में शिवरात्रि की तैयारियां पूरी कर दी गई है। यहां पर हर वर्ष महाशिवरात्रि के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के सेवादार पीपी पेन्युली ने बताया कि कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है और आशा व्यक्त की जा रही है कि इस बार 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर आते हैं और भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
आए दिन सरोवर नगरी नैनीताल में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि डीआईजी आवास के पास दुकान में चोरी और आगजनी कर दुकान से करीब 50,000 से अधिक का सामान और करीब 4,000 की नकदी चुराकर चोर 9-2-11 हो गए। ये घटना आयार पाटा क्षेत्र में नैनी रिट्रीट होटल के पास हुई। ये दुकान दीप्ति जोशी की है। उन्होंने आगामी पर्यटन सीजन के मद्देनजर 2-3 दिन पहले ही करीब 50,000 रुपए का सामान खरीदकर दुकान में रखा था। नगर पालिका परिषद सभासद मनोज साह जगाती ने डीआईजी आवास के पास इस तरह की चोरी की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए क्या कहा, सुनिए। चोरी की घटनाएं बढ़ते जा रही हैं, खासकर आयरपाटा क्षेत्र जो एक शांत और सुंदर क्षेत्र था, लगातार वहां पर चोरी की घटनाएं बढ़ी जा रही है। काफी लूटपाट भी हो रही है, जिसकी हमने लगातार शिकायतें हमने पुलिस प्रशासन को करी है। उसके बावजूद भी कोई इस पर रोक टोक नहीं लगी हुई है और लगातार पुलिस खाली देख रही है। और हमारे वहाँ जो है बड़ा ही जो है कहना दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है चोरी की वारदातें बढ़ी हैं, अप्रिय घटनाएं बढ़ते जा रही है, दुकानों में आग लगा दी जा रही है। और मैं पुलिस प्रशासन यही उम्मीद रखता हूँ कि जो ये चीज़ें कर रहे हैं उनको शीघ्र पकड़ें। इनको सब तभी सीधे करे जाएंगे, 2-4 झंडे है ना होंगे, वही करते होंगे। राज्य आंदोलनकारी और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने एक बार फिर सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही के दिनों में देहरादून में पुलिस संरक्षण में जमीन कब्जाने के मामले में रविंद्र जुगरान ने पूर्व नौसेना अधिकारी के परिवार का साथ देने का फैसला लेते हुए दोषी अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पूर्व में डीजीपी बीएस सिंधु को पानी पिला चुके रविंद्र जुगरान खुलकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात से राजधानी में खलबली मच गई है। गौरतलब है, देहरादून के थाना क्लेमेंट टाउन में विगत दिनों एक पूर्व नौसेना अधिकारी के हेरिटेज होम को भूमाफियाओं ने पुलिस की मदद से गिरा दिया और इतना ही नहीं, उनके सामान को ट्रकों से ले गए थे। हालांकि डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद भूमाफियाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए, उनकी गिरफ्तारी हुई और थाना अध्यक्ष को हटा दिया गया। लेकिन इन सब के पीछे उच्च अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनिए रविंद्र जुगरान का बड़ा बयान। जुगरान जी, इधर बीच देहरादून में जमीन कब्जे के प्रकरण काफ़ी सामने में आ रहे हैं और उसमें पुलिस की भूमिका जो है वो संदेह के घेरे में है। डीजीपी को सस्पेंड करना पड़ रहा है। एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लग रही है कानून व्यवस्था की। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से क्लेमेंट टाउन के अंदर नौसेना के एक पूर्व अधिकारी की 5 बीघा जमीन कब्जाने के उद्देश्य से उनका हेरिटेज बिल्डिंग कह लीजिए, मकान कह लीजिए, जो कि 70-80 वर्ष पुराना रहा होगा संभवतः, उसको बुलडोजर से ढहा दिया गया, तो बिना पुलिस के संरक्षण में तो ये संभव नहीं। इतना बड़ा गुंडा, इतना बड़ा माफिया कोई नहीं हुआ जो बिना पुलिस के संरक्षण में कर लेगा। हमारे संज्ञान में आया है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, इस उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर राष्ट्रवाद, सेना, पूर्व सैनिक, इस पर ही रहा है। उन्हीं के प्रति सम्मान क्या। एक पूर्व नौसेना के अधिकारी के परिवार के साथ ये घटना घटी है। हम इसका पोस्टमार्टम पूरी तरह से करेंगे। कोई भी अधिकारी कितना भी पुलिस का बड़ा हो, ये ना सोचे कि वो 3 स्टार है, 2 स्टार है या 1 स्टार है। हम इसके मामले का संज्ञान ले लिया है। तेजी से इस ओर बढ़ेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और जिनके साथ ये घटनाक्रम हुआ है उस परिवार के साथ तो खड़े रहेंगे ही, लेकिन जो जोशी हैं सिस्टम में भी बैठे लोग, भूमाफियाओं के अलावा, वहां तक जाएंगे, जड़ तक जाएंगे और दोषियों को सजा दिलाने के लिए वो सब कुछ करेंगे। आखिर ये राजधानी देहरादून, यहाँ का शांत वातावरण, यहाँ ऐसी घटनाएं आज तक हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर निगम देहरादून के पूर्व मेयर एवं धर्मपुर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने क्या कहा, सुनिए।
की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। जी हां, देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जा चुका है, जिसके बाद विधानसभा से पास हुए विधेयक पर भी राजभवन से भी स्वीकृति मिल चुकी है। यानी अब देवस्थानम बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो चुका है। ऐसे में इस बार 4 धाम यात्रा बद्री केदार मंदिर समिति के संचालन में ही संपन्न होगी। यात्रा की तैयारी को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने क्या कहा, सुनिए। अजेंद्र जी, देवस्थानम बोर्ड के स्थगन की मंजूरी राज्यपाल ने दे दिया, अस्तित्व में आ गया है। किस तरह से देखते हैं और आगे क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, 4 धाम यात्रा को लेकर के जैसे बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि पूर्व में ही घोषित हो चुकी है, उसके अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया को खुलते हैं और केदारनाथ धाम जी के कपाट खुलने के लिए तिथि कल उखीमठ या ओंकारेश्वर मंदिर में तय होगी। तो हम सब जानते हैं कि वर्तमान में हमारे प्रदेश में विधानसभा चुनाव संचालित हुए हैं और अभी भी प्रदेश में आचार संहिता लागू है, लेकिन इसके बावजूद मंदिर समिति के स्तर से जो भी प्रयास होने चाहिए यात्रा को लेकर के, वो प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। और यात्रा से जुड़ी जो विभिन्न एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों विभागों के साथ भी मंदिर समिति समन्वय करके यात्रा व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, इस पर लगातार चर्चा कर रही है, प्रयास कर रही है। जो स्थानीय जिला प्रशासन है और शासन स्तर पर भी जो भी उसमें ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। क्या अभी तक आपने इस मामले को लक्सर में फ्लाईओवर ब्रिज पर अवैध खनन से भरे डंपर की चपेट में आने से 10 वर्षीय मासूम बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आपको बता दें कि हरसीवाला गांव से दल्लावाला गांव जा रहे बाइक पर सवार व्यक्ति की बाइक लक्सर में फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर अवैध खनन से भरे डंपर से टकरा गई। बाइक टकराने से 10 वर्षीय मासूम बच्चा नीचे गिर गया और डंपर के नीचे आने से मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। वहीं मृतक मासूम को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मौके पर पहुंचे पुलिस क्षेत्राधिकारी BS चौहान ने क्या कहा, सुनिए। छोटा बच्चा था, वो बाइक पे बैठा था अपने गार्जियंस के साथ, उससे जो है टक्कर लगने से नीचे गिर गया, जो डंपर के नीचे आ गया है और उससे डंपर वगैरह को भी जो है पकड़ लिया गया है और बच्चे को जो है मौके पर मृत्यु हो गई। इसका पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी मुकदमा दर्ज करके दोषी को जेल भेजा जाए। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में आज पारंपरिक ऋतु पर्व फूल संक्रांति और फूलदेई पर्व की धूम रही। रविवार से शुरू हुआ फूलदेई का त्योहार उत्तराखंडी समाज के लिए विशेष पारंपरिक महत्व रखता है। इस त्योहार को फूल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का मानव और प्रकृति से सीधा संबंध है। साथ ही इन ऋतुओं के राजा बसंत ऋतु के आवागमन और स्वागत का प्रतीक है। इस समय चारों ओर हरियाली और नए नए प्रकार के खिले फूल प्रकृति की खूबसूरती पर 4 चांद लगा देते हैं। इस फूल संक्रांत पर्व में पहाड़ के सीमांत जोशीमठ क्षेत्र के गांव में छोटे नौनिहाल बच्चे सुबह सूर्योदय के साथ साथ घर घर की दहलीज पर रंग बिरंगे फूल को चढ़ाते हुए घर की खुशहाली सुख समृद्धि की कामना के गीत गाते हैं, अर्थात जिसका तात्पर्य है कि हमारा पहाड़ी समाज फूलों के साथ नए वर्ष की शुरुआत करे। इसके लिए बच्चों को प्रत्येक परिवार के लोग गुड़, चावल व पैसे उपहार आदि देते हैं। सांस्कृतिक एवं लोक परंपरा से भरे त्योहार की एक अनूठी हिमालयी संस्कृति की त्रिवेणी है। रुड़की में हरिद्वार रोड पर स्थित RR सिनेमा में द कश्मीर फाइल फिल्म को देखने के लिए पहुंची हिंदू संगठनों से जुड़ी साध्वी प्राची ने फिल्म देखने के बाद फिल्म को कश्मीर में कश्मीर पंडितों के साथ हुई घटना की सच्चाई बताया है। उनका कहना है कि आज हम कश्मीर में हिंदुओं के साथ हुई घटना की सच्चाई देखने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म में कश्मीर की सच्चाई को देखने के बाद हमें काफी दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन जिन लोगों के साथ घटना हुई है उनकी स्थिति को समझते हुए हमारी भी हिम्मत टूट गई है।
इतना ही नहीं, साध्वी प्राची ने प्रधानमंत्री से द कश्मीर फाइल को जल्द ही टैक्स फ्री करने की मांग भी की है। बता दें कि हिंदू संगठनों से जुड़ी हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची अपने समर्थकों के साथ आज रुड़की में द कश्मीर फाइल फिल्म देखने के लिए पहुंची थी। फिल्म देखने के बाद साध्वी प्राची ने कहा कि यह फिल्म कश्मीर में हुए हिंदुओं के नरसंहार की सच्चाई दिखाती है। वहीं इस फिल्म को सभी कॉलेजों में सभी बच्चों को दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लाखों कश्मीरी पंडितों के साथ इतना बड़ा नरसंहार हुआ और देश की सभी सरकारें चुपचाप बैठी रही थी। इस दौरान जब साध्वी प्राची से पूछा गया कि कुछ लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं और बैन करने की मांग कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि विरोध करने वाले लोग जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिन्हें अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। वो जिहादी मानसिकता के लोग हैं और मैं कहूँगी कि उन लोगों को अपनी मानसिकता बदल देनी चाहिए। जिन्होंने ये फिल्म बनाई है उन्होंने कश्मीर जो पंडित हैं उनकी रियलिटी दिखाई है और उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सच को दिखाया है। यही तो मैं कह रही हूँ कि कितनी बड़ी हिम्मत उन्होंने की है कि कश्मीर के जो पंडितों के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनको किसी कहने की हिम्मत नहीं थी। ये पिक्चर बनाना तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं चाहूँगी कि इस पर पिक्चर पर टैक्स फ्री हो और कॉलेजों में भी फ्री दिखाई जाए बच्चों को, ताकि उन्हें पता चले कि हिंदुस्तान के अंदर अब से पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में बच्चों के साथ उत्तराखंड का लोकपर्व फूलदेई मनाया। पुष्कर सिंह धामी ने प्रकृति का आभार प्रकट करने वाले फूलदेई पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी एवं प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। फूलदेई लोकपर्व पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने ईश्वर से कामना की कि वसंत ऋतु का यह पर्व सबके जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली लाए। इस अवसर पर आए बच्चों को कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपहार भेंट किए। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के परिणाम आए अभी महज कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन इस बीच श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते बीजेपी विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर गोते खाने लगा है। अपने बड़बोले और बेतुके बयानों के लिए चर्चित डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक बार जीतने के बाद जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद एक पप्पू विदेश का टिकट लेने गया है और यहाँ का पप्पू बम्बई का टिकट। दरअसल धन सिंह रावत यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व श्रीनगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को यहाँ का पप्पू कहकर संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें बम्बई भेज देंगे और श्रीनगर पालिका अध्यक्ष के पति प्रदीप तिवारी को 25 पैसा बताकर उन्हें करनाल भेजने की बात कह रहे हैं। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी को चुलनरी कहकर करनाल भेजने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन सिंह रावत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि किसी भी सम्मानित नेता को इस तरह की हल्की बयानबाजी करनी शोभा नहीं देती है। भाई बहनों, एक पप्पू तो अब विदेश का टिकट लेने और यहाँ का पप्पू मुंबई का टिकट लेने वाला है, इसलिए और पप्पू के साथ जो खिरीज है ना 25 पैसा जो श्रीनगर का है वो भी जो है अब सुनो भैया सुनो 25 पैसा गया, सुन तो लो। भारत माता की ऐसा है, ऐसा भाइयों बहनों और सभी कार्यकर्ताओं, मैं आप लोगों से
गैड़गांव के प्रधान जी हमारे, उनको भी बहुत धन्यवाद और स्वीट वालों को भी, सबको। भाइयों बहनों, अब रुपए की लड़ाई जो है रुपए से होगी, लेकिन चौवंजी की लड़ाई जो है बम्बई वाले से होगी। और इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब 56 इंच का छाती नहीं, अब जो है 65 इंच की छाती फुला के बाजार में जाएंगे। और सुन तो लो, अब इस बार भाई बहनों थोड़ा बोलने तो दो, बोलने दो। भाई बहनों, इस बार हम अच्छी चवानी के तो बम्बई भेजेंगे, लेकिन नकली चवानी को करनाल भेजेंगे। पता है? पता है कि नहीं है? और चवानी के साथ जो चुनरी है, अपने वसूली लक्ष्य को हासिल करने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारी से लेकर फील्ड कर्मचारी तक बिलों की वसूली में जुटे हुए हैं। एक और जहां आम उपभोक्ताओं पर 2-4 हजार की मामूली धनराशि बकाया होने पर उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, वहीं तमाम सरकारी संस्थान यूपीसीएल का करोड़ों रुपयों का बिजली का बिल दबाए हुए बैठे हैं, लेकिन विभाग उन पर कार्यवाही करने से लगातार बचता दिखाई दे रहा है। वहीं एसडीओ लालकुआं संजय प्रसाद ने बताया कि विद्युत उपखंड लालकुआं के अंतर्गत आम उपभोक्ताओं के अलावा कई बड़े संस्थान बिलों के भुगतान में लगातार अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशन लालकुआं लगभग 2,75,000, स्वास्थ्य विभाग लालकुआं लगभग 3.5 लाख, वन विभाग लगभग 1,65,000 लाख, शिक्षा विभाग लगभग 5 लाख, तहसील लालकुआं लगभग 2.25 लाख, बीएसएनएल लगभग 7 लाख और जल संस्थान लालकुआं पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए विद्युत विभाग के बकाया हैं। एसडीओ संजय प्रसाद ने बताया कि सभी विभागों के साथ ही अन्य बकायेदारों पर वसूली के लिए विभागीय कार्यवाही जारी है। सभी बकायेदारों को अंतिम चेतावनी भी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सरचार्ज माफी की योजना चल रही है, अगर बकायेदार चाहे तो एक मुश्त बिल जमा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जैसे सरकारी संस्थान में देखें तो जैसे पुलिस महकमा है, तहसील है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, वन विभाग है, तो इन सबको तो हमने बिल पहुंचा दिए गए हैं। इन्होंने समय दिया है कि आप 12-13 मास तक का हमें समय दें। कोतवाली में लगभग 3 लाख रुपए के आसपास है, तहसील में लगभग 3 लाख रुपए के आसपास, शिक्षा में लगभग 6 लाख रुपए के आसपास और आपका स्वास्थ्य में लगभग 3.5-4 लाख रुपए के आसपास है, लगभग 2 लाख के समथिंग होगा। अंतिम नोटिस उन्हें दे दिया गया है। उनके द्वारा समय दिया गया है कि हम लोग 12-13 माह तक जमा कर देंगे। अगर जमा नहीं करें तो फिर उसके बाद देखिए अन्य कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो हमने तो जसपुर में फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें नादेही जसपुर मार्ग पर एक युवक की मौत हो गई बताया जा रहा है। हरकिशनपुर निवासी शहजाद पुत्र यासीन बाइक से जसपुर किसी काम से आया था। शाम लगभग 7:30 बजे शहजाद जसपुर से अपने घर वापस जा रहा था कि तभी नादेही जसपुर मार्ग पर अज्ञात वाहन ने शहजाद को टक्कर मार दी, जिससे कि मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार पंकज और मोहित गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों ने सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पीएम के लिए भेज दिया। घटना की खबर मृतक के घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस वाहन की तलाश में जुटी है। वही कोतवाल जसपुर जगदीश देवपा ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेज दिया है।
श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन ट्रस्ट की एक निगरानी टीम सीनियर मैनेजर सरदार सेवा सिंह के नेतृत्व में यात्रा के मुख्य पड़ाव गोविंद धाम धानघरिया तक पहुंची। धानघरिया से लौटकर मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि अभी इस सीजन में श्री हेमकुंड साहिब धाम तक कोई नहीं पहुंच सका। धानघरिया से हेमकुंड साहिब लोकपाल तक आस्था पथ पर ग्लेशियर व बर्फ ही बर्फ है। हेमकुंड साहिब में ही करीब 10 फीट तक बर्फ जमी हुई। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव क्षेत्र की दुकानों में चोरी की घटना को लेकर एसपी सिटी हल्द्वानी के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि मंगलपुरा क्षेत्र में हुई चोरी के बाद घटना की जानकारी मिलने के साथ ही पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए, जिसके बाद पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे, जिसके बाद संदिग्धों की पुलिस के द्वारा तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने शहर के 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया, जिसके बाद पुलिस ने घटना में शामिल गैंग के सदस्य आरोपी दिनेश चरपोटा पुत्र छदनु चरपोटा निवासी ग्राम पादला गणेशी लाल थाना बोगला जिला बांसवाड़ा राजस्थान को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घटना में शामिल अन्य साथी फरार हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी दिनेश और उसके साथी राजस्थान के आदिवासी जनजाति से संबंधित है और इनके द्वारा राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है और इनके खिलाफ इन राज्यों में 50 मुकदमे चोरी के दर्ज भी है। इस गैंग के द्वारा किसी भी शहर में पहुंचकर दिन के समय में इलाके का मुआयना किया जाता था और रात में चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था। मंगल पड़ाव बाजार की चोरी में दिनेश के साथ उसके साथी हरीश चरपोटा को गणेश चरपोटा शामिल थे। इस चोरी में हर एक सदस्य के हिस्से में 1,13,000 आए और जांच में यह भी पता चला है कि गैंग के सदस्य अन्य राज्य में जाने के लिए भी हवाई जहाज से सफर करते हैं और चोरी के पैसों से अय्याशी भी करते हैं। हल्द्वानी में हुई चोरी की घटना से इस गैंग के हाथ में अच्छी खासी रकम हाथ लगी, जिसकी वजह से यह लोग दोबारा हल्द्वानी में चोरी की घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया जा रहा था। फरार आरोपियों हरीश को गणेश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। बता दें कि पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस को 50,000 नकद, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक सैमसंग मोबाइल टच स्क्रीन बरामद हुआ है। को कारखाना बाजार में चोरी हुई थी, इसमें वादी समी नागपाल की तहरीर के आधार पर कोतवाली का अभियोग पंजीकृत किया गया था चोरी का 379 का, और उसके बाद कोतवाल के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों के द्वारा क्षेत्र के 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद और सर्विलांस के आधार पर एक व्यक्ति को रुद्रपुर रोडवेज बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया, दिनेश चरपोटा नाम के व्यक्ति को, जो बांसखेड़ा राजस्थान का रहने वाला है, और इसके पास से 50,000 रुपये नकद, वादी का ATM कार्ड और पैन कार्ड और एक सैमसंग का मोबाइल जो टच स्क्रीन है वो बरामद किया गया है। इसके जो साथी हैं हरीश चरपोटा और गणेश, ये लोग अभी हमारी तरफ से बाहर हैं। इनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है, इनको शीघ्र में अरेस्ट कर दिया जाएगा। और जो ये तीनों लोग हैं, ये गैंग बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। इससे पहले और चोरियों में भी इन्वॉल्व रहे हैं क्या? ये इनके द्वारा राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में इनके द्वारा 50 से 60 चोरियों को अंजाम दिया गया है और इनके ऊपर 50 से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत हैं इन राज्यों में। ये अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया पुलिस के द्वारा। ये पुलिस के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है और इसमें SSP महोदय द्वारा 1,000 रुपये नगद इनाम की घोषणा की गई है। क्षेत्राधिकारी लक्सर द्वारा थाना खानपुर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारी बैरक मेस की सफाई, शस्त्रों की साफ सफाई एवं रख रखाव, माल खाने का भौतिक निरीक्षण करते हुए कर्मचारी गणों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही माल मुकदमाती निस्तारण के संबंध में आदेशित किया गया। इसके पश्चात थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चौकीदारों, CLG मेंबर तथा स्थानीय व्यक्तियों की आगामी होली पर्व शांतिपूर्वक मनाए जाने हेतु मीटिंग ली गई।
डोईवाला मीट विक्रेताओं में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पशु क्रूरता निवारण समिति व नगर पालिका परिषद के कर्मचारी नगर क्षेत्र में मीट की दुकानों में जांच करने पहुंचे। इस दौरान कई विक्रेताओं के चालान काटे गए। साथ ही एक विक्रेता पर दुकान में ही मीट काटे जाने व साफ सफाई न होने पर पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत डोईवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। वही पशु क्रूरता निवारण समिति की सदस्य रुबीना नितिन अय्यर ने बताया कि नगरपालिका के साथ मिलकर आज जो अभियान चलाया गया है उसमें हमने देखा कि मीट विक्रेताओं के पास लाइसेंस है कि नहीं, जिनके पास लाइसेंस भी है उन्हें पशु वध करने का अधिकार नहीं है। वध सिर्फ वधशाला में ही किया जा सकता है, दुकानों में वध नहीं हो सकता और न ही पशु रखे जा सकते हैं। साथ ही साफ सफाई भी दुकानों में हो। हाँ, ये डोईवाला नगर पालिका के साथ मिलकर हमने अभियान चलाया है। अभियान में ये है कि हम देख रहे हैं कि मीट की दुकानों में लाइसेंस है, एनओसी है कि नहीं है, उनका लाइसेंस एक्सपायर हुआ तो नहीं है, और लाइसेंस होने के बावजूद भी वो वध नहीं कर सकते हैं। तो कौन ऐसा है जो वध कर रहा है, कहाँ नाले में कुछ बहा रहा है या फिर गंदगी कुछ कर रहा है। जैसे हमने फूड सेफ्टी कमिश्नर को हमारी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में हमने कई अवैध रूप से चल रही मीट शॉप की दुकानों के बारे में वर्णन किया है कि ये अवैध रूप से चल रही, जिनके पास ना एनओसी है ना लाइसेंस है। जैसे कोई एक खाली खोखा लेके बैठ गया है तो खोखे में वो क्या फ्रीज़र रखेगा, क्या एग्जॉस्ट रखेगा, क्या सारी सुविधाएं रखेगा, क्योंकि अगर वो मांस बेच रहा है तो वो मांस इंसान खा रहे हैं, तो वो सेफ्टी पर्पज़ से उसने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये सारा अभियान चला रहे हैं। हरबटपुर में हो चुका है, डोईवाला में हुआ है, अभी आज विकास नगर में, सलाकुई में, और नगर निगम भी कर रही है, देश वगैरह में भी करेंगे और कई जगह पे। और जब तक ये सब फूड सेफ्टी, नगर निगम, नगर पालिका सारे लोग मिलकर इन सब के खिलाफ कुछ नहीं करते हैं, तब तक ये अभियान चलता रहेगा। मुकदमा पशु क्रूरता में और सेक्शन 429 आईपीसी में कुछ नहीं काटना चाहिए। आप सिर्फ फ्रोज़न रख सकते हो, क्योंकि आपको एनओसी और लाइसेंस उसी बेसिस से मिलता है कि आप फ्रोज़न बेचोगे, ना कि आप पशु का वध करोगे। पशु का वध सिर्फ वधालय में होना चाहिए, वो भी रजिस्टर। सीमांत नगर पालिका जोशीमठ के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित नंदा देवी नेशनल पार्क के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के समीप बने पालिका के कूड़ा डंपिंग जोन में कल देर शाम जबरदस्त आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। कूड़े की डंपिंग जोन में लगी आग इतनी भयानक रूप लिए है कि इसने आसपास के जंगल में फैलना शुरू कर दिया। हालांकि फायर ब्रिगेड, पुलिस, वन विभाग व पालिका कर्मी आग पर काबू पाने के लिए चुल्ही धार के पास पालिका कूड़ा डंपिंग जोन में रात में भी युद्ध स्तर पर आग बुझाने में जुट गए। फिलहाल देर रात तक आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन हवा तेज चलने से रात में भी आसपास के जंगलों में आग फिर से भड़कने का खतरा बना हुआ है। आज डीडवाना दौरे पर आए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विनीता ठाकुर ने एएसपी कार्यालय में सीएलजी सदस्यों, महिला सुरक्षा सखी और ग्राम रक्षक दल की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कानून व शांति व्यवस्था कायम रखने में सीएलजी सदस्यों और महिला अत्याचारों की रोकथाम में महिला सुरक्षा सखी सदस्यों को पुलिस का सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने राजस्थान पुलिस की ओर से महिला सुरक्षा सखी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि यह महिलाओं को सशक्त बनाने की अनूठी पहल है। इस पहल के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक थाना क्षेत्र में महिलाओं एवं नाबालिग बच्चियों से संबंधित समस्या अथवा उनसे जुड़े अपराधों की रोकथाम पर सकारात्मक संवाद स्थापित किया जा रहा है। ठाकुर ने बताया कि सुरक्षा सखी समूह महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में लगाम लगाने के काम में उनकी मदद करेगा। पुलिस के लिए यह आंख और कान का काम करेगा। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के साथ ही उन्हें अपने अधिकारों व कानून के प्रति जागरूक करने के लिए समूह की सदस्य गली मोहल्लों में जाकर महिलाओं के साथ बैठक करेगी। उन्हें बताएंगी कि यदि महिला या बालिका को किसी भी तरह की समस्या है तो वह सुरक्षा सखी के जरिए पुलिस की मदद ले सकती है। यदि किसी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है या टेलीफोन करके परेशान कर रहा है या फिर कोई बालिकाओं का पीछा कर रहा है तो वह सुरक्षा सखी की मदद ले सकेगी। इसके अतिरिक्त महिला के प्रति घर में होने वाले अत्याचारों में भी यह समूह मदद करेगा। सभी सुरक्षा सखियों को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सुरक्षा सखी के माध्यम से महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करना प्रमुख लक्ष्य है। यह समूह पुलिस के लिए सूचना तंत्र का भी काम करेगा। इससे महिलाओं और बालिकाओं पर होने वाले अपराधों में काफी हद तक लगाम लग सकेगी। एडीजी ठाकुर ने सीएलजी सदस्यों को पुलिस का सहयोगी बताते हुए अपराधों की रोकथाम में सहयोग की अपेक्षा की। नमस्कार, ये वीडियो खटाना बुलेटिन की हमारी आंगनवाड़ी बहनों के लिए है जो कंफ्यूज हैं कि खटाना बुलेटिन उनके खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। इस प्रदेश का कानून टीएचआर खरीदने में आपको ये इजाज़त देता है कि आप स्वयं टीएचआर मातृ समिति की मदद से खरीदें। वो आपका अधिकार है, कोई अधिकारी उसे रोक नहीं सकता, वो आपका खुद का अधिकार है। अच्छा खरीदें, बहुत अच्छा टीएचआर लोगों को उपलब्ध कराएं। इसके अलावा मैं मातृ समिति की अध्यक्ष को भी एक बात कहना चाहता हूं। अगर कभी जांच होती है प्रधान की, ग्राम प्रधान की, तो ग्राम प्रधान ही जेल जाता है। कभी भी मैंने अपनी जीवन में सचिव को जेल जाते नहीं देखा। जो ग्राम सचिव होता है, सेक्रेटरी जिसे कहते हैं। आप जितनी भी मातृ समिति की प्रधान हैं, आप प्रधान हैं अपनी आंगनवाड़ी केंद्र की, आपकी मातृ समिति की आप प्रधान हैं। यदि खराब राशन की वजह से कल कभी कोई मुकदमा दर्ज हुआ, कोई जेल जाने की नौबत आई, कोई जांच आई, कोई आफत आई, तो वो मातृ समिति और उसकी अध्यक्ष के ऊपर आएगी। सचिव का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं मातृ समिति की अध्यक्षों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप स्वयं खड़े होकर के सामान खरीदें और या अपनी मातृ समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दें। मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि एक एक मातृ समिति की अध्यक्ष के घर जाऊंगा, आपसे मिलूंगा, आपसे बात करूंगा और आपके अधिकारों को आपको समझाऊंगा। आपको अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया कि चोरी हो राशन में, आपको अध्यक्ष इसलिए बनाया ताकि आप अपने बच्चे जैसा बच्चा समझ के सारे बच्चों को अच्छे राशन की व्यवस्था करें। भारत सरकार इतना अच्छा प्रबंध कर रही है, सारी व्यवस्थाएं कर रही है, लेकिन निचले स्तर पर आकर के पूरा प्रदेश बदनाम होता है, देश बदनाम होता है कि हम हंगर में जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चले गए। बड़ी शर्म की बात है। मातृ समिति को अधिकार दिया सरकार ने, सरकार की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने अधिकार दिया है मातृ समिति कि वो अपनी पसंद का सामान खरीदे और जितने पैसे तय किए गए हैं उसमें बहुत अच्छा सामान खरीदा जा सकता है। तो इसलिए मैं आंगनवाड़ी बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि वो मातृ समिति के साथ मिलकर अच्छा सामान खरीदें। कहीं कोई दिक्कत आए, उनकी आवाज बनने के लिए, चाहे वो मुख्यमंत्री दरबार हो, चाहे वो पीएम दरबार हो, चाहे वो राष्ट्रपति तक जाना पड़े, खटाना बुलेटिन आपके साथ है। खटाना बुलेटिन परिवार पूरे तरीके से आपके साथ है। हम किसी भी आंगनवाड़ी बहन के विरुद्ध नहीं है, हम उन गलत लोगों के खिलाफ हैं जो इसको धंधा बनाए हुए हैं। और धंधा भी किन लोगों ने बना रखा? जो महिलाओं के समूह हैं। मैंने पूरे जिले का भ्रमण किया, जहां जहां वास्तव में महिलाएं हैं समूह वाली, जिनके अपने समूह हैं और वो काम कर रही हैं, उनका राशन बहुत अच्छा है। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छा हो, लेकिन खाने लायक है, सिस्टम में है। और जहां माफियाओं ने समूहों को खरीद लिया है, वहां राशन बेड़ा कर है। मैं समूह की बहनों से भी विनती करता हूं कि अपने अधिकारों को पहचानें और आंगनवाड़ियों से भी विनती दोबारा करता हूं कि असली समूह की महिलाओं को रोजगार दें, इन माफियाओं से मुक्ति पाएं। अगर रही बात सरकार की, पैसे की, हम सरकार से भी अपील करेंगे कि आपको इसका अग्रिम भुगतान कम से कम 3 माह का रहे नियम अनुसार। ये हमारे जो बड़े अधिकारी हैं विभाग के, बाल विकास के, वो जानबूझ के इसको लेट करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा आंगनवाड़ियों का भी कहना है, ताकि इसमें भ्रष्टाचार बढ़े। इसलिए जो नई सरकार बनेगी, मंत्री आएंगे, उनसे हम जरूर बात करेंगे, आपकी आवाज बनेंगे और आपकी आवाज पहुंचाएंगे। लेकिन आप भी उस ऊपर वाली जो ताकत जिसे आप मानते होंगे, उससे डरो और बच्चों के राशन में चोरी करने वालों को रोको, वरना ये देश, इस देश का भविष्य, ये बच्चे बहुत बुरी स्थिति में आ जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।
आज सुबह पौड़ी कोतवाल रोड पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोगों को गंभीर चोटें आई है। 5 को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। आज सुबह एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 5 लोगों को गंभीर चोटें आई। जैसे ही स्थानीय लोगों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल अगोड़ा ले जाया गया, तो वहां डॉक्टरों के ना होने से स्थानीय लोगों ने अस्पताल में रखे गए डिटोल और पट्टियों से ही घायलों को मरहम पट्टी की गई। घायलों को अस्पताल लेकर गए। नरेश रावत, ग्राम सभा निसनी और विनोद नेगी ने बताया कि जब वे घायलों को अस्पताल ले गए, यो अस्पताल में कोई भी कर्मचारी नहीं था, जिसके कारण उन्होंने ही घायलों को मरहम पट्टी की। उन्होंने मांग की अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी थिएटर में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी भी मौजूद रही। सीएम ने द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री से फोन पर बात की और बेहतरीन निर्देशन पर बधाई दी। इसके साथ ही उत्तराखंड में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए मुख्य सचिव को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश भी दिए। जसपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हवाई फायरिंग में भाजपा कार्यकर्ता दशक में महिला ने गाली गलौज कर हवाई फायर करने का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक एवं अन्य लोगों के साथ कोतवाली पहुंच पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मोहल्ला पट्टी चौहान निवासी छाया शर्मा पत्नी नीरज कुमार पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल भाजपाइयों एवं व्यापारियों को लेकर कोतवाली पहुंची। कोतवाल को तहरीर देकर कहा कि रविवार 1:30 बजे वह अपनी बॉक्स की दुकान पर बैठी थी। उसके पति नीरज शर्मा घर के अंदर थे। आरोप है कि मोहल्ले के ही अशोक गहलोत, अरविंद गहलोत ने उसके पति की बाइक को गिरा दिया तथा उसे गाली गलौज कर पति को बाहर बुलाने को कहने लगे। मामला बढ़ने पर उसने घर का दरवाजा बंद कर दिया। इस बीच आए मोहल्ले के आशीष गहलोत भी उसे उल्टा सीधा कहने लगा। आशीष ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाई। वो और उसके परिवार के सदस्य अब दहशत में हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। पूर्व विधायक सिंघल साहब के नेतृत्व में कुछ लोग मुझसे आगे मिले थे। उसमें एक महिला थी छाया शर्मा। उन्होंने आरोप लगाया था कि अपनी दुकान पर बैठे थे तो युवक थे। उन्होंने उनकी बाइक के साथ तोड़फोड़ करी और उनके हस्बैंड को गाली गलौज करके, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने फायर किए हैं। तो उनकी तहरीर पर संज्ञान लेते हुए मैंने उसकी सुरक्षा धाराओं में भी प्रकटित किया है और इसमें पूरी छानबीन के बाद ही नगर में थानाध्यक्ष की पहली कार्यवाही चर्चा का विषय बन गई है। चार्ज संभालते ही थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट ने छापामारी कर 8 जुआरियों को गिरफ्तार कर 1,40,000 की नकदी बरामद की है। वही सार्वजनिक स्थान पर शराब पी रहे कुछ लोगों के पुलिस एक्ट के तहत चालान भी किए। थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट का कहना है, नगर में कच्ची शराब की बिक्री, नशा एवं जुआ खेलने वालों पर सक्रिय रूप से कार्यवाही होगी और उन्हें तत्काल न्यायालय में पेश किया जाएगा। वही नगर में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट ने चार्ज संभालते ही 9 बाल पर छक्का मारने का काम किया है, जिससे नगर में 2 अवैध काम करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। पकड़े गए जुआरियों में नगर के संभ्रांत लोग भी शामिल हैं। इन जुआरियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करते हुए जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड
विधानसभा चुनाव में रुड़की सीट से लगातार तीसरी बार शानदार जीत दर्ज करने और रुड़की विधायक चुने जाने के बाद क्षेत्र से रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है। जहां एक और उन्होंने कांग्रेसी प्रत्याशी को हराया तो वहीं रुड़की का मिथक तोड़कर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। तो इसी क्रम में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि सबसे पहले तो वह प्रदेश की जनता और रुड़की की जनता का धन्यवाद अदा करते हैं, जो प्रदेश में भाजपा की सरकार आए और यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। वहीं कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह पार्टी नेतृत्व का मामला है। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी वह बखूबी निभाई जाएगी और यदि पार्टी मुझे कैबिनेट मंत्री बनाती है तो अच्छा कार्य करेंगे और अपने प्रदेश को विकास की ओर अग्रसर करेंगे। उन्होंने कहा कि विकास कार्य लगातार चल रहे हैं और विकास के नाम पर ही रुड़की की जनता ने वोट दिया है और रुड़की की यही रीत रही है कि विकास की ही जीत हुई है और विकास कार्य सर्वोपरि है। रुड़की की जनता ने विकास कार्यों पर ही मुहर लगाई है और रुड़की को जो मॉडल सिटी बनाने का सपना है अब वह जल्द ही सपना साकार होगा। मैं सबके दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोगों ने जिस प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में सरकार भी आई और उनकी सीट भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। सभी के सहयोग के लिए और सभी के साथ के लिए मैं सबका आभारी हूँ और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों ने इतना प्यार और जो स्नेह दिया और सभी लोगों का सहयोग मिला। सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ और सभी लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ कि उनके के विकास के लिए उन्होंने बहुमत दिया। शहर से मांग उठ रही है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको दिया जाना चाहिए, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मांग करते हैं सरकार में? देखिए, पार्टी नेतृत्व का मामला है और मीटिंग चल रही है और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको बखूबी निभाएंगे और जो पार्टी का जिम्मेदारी देती है तो अच्छा काम करेंगे और अपने प्रदेश के लिए जो है विकास की ओर अग्रसर करेंगे। अब पार्टी का निर्णय है, पार्टी जैसा निर्णय लेगी ये काम लगातार रुड़की में चल रहे हैं और जनता ने इसी बात पे वोट दिया है। रुड़की की हमेशा रीत रही है कि विकास की जीत हुई है और विकास कार्य रुड़की में सर्वोपरि है और चल रहे हैं और जनता ने इसी पर मोहर लगाई है। सड़कों का काम हो, चाहे ड्रेनेज का काम हो, चाहे सीवेज का काम हो, चाहे रुड़की शहर को ग्रीन क्लीन और स्मार्ट सिटी बनाना हो, ये सभी कार्य चल रहे हैं और रुड़की को मॉडल सिटी बनाने का जो सपना है और वो सपना साकार होगा। सभी साथियों को सलाम अलैकुम और जय भीम। साथियों, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया है और बहुत अफसोसजनक फैसला है कि देश के अंदर संविधान के अंदर जो हमें अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का आज जिस तरीके से शोषण हो रहा है, मैं समझता हूं कि ये मुल्क किस दिशा पर चल चुका है ये समझ से बाहर है। जब हमारे कोर्ट ही हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते तो कौन करेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे जर्मनी का जमाना चल रहा है और मैं नाजी जर्मनी के अंदर एक यहूदी हूं। मतलब इस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, इस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से संविधान को तोड़ा जा रहा है और वही लोग तोड़ रहे हैं जिन्होंने कसम खाई थी संविधान की रक्षा करने की। इंसाफ चाहिए। उन बच्चियों के हौसलों को मैं दाद देता हूं। अभी मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर ही कि कुछ साथी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस फैसले को के खिलाफ जाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहत मिलेगी, क्योंकि आर्टिकल 25 भारत के संविधान का हमें अधिकार देता है हमारे मजहब की आजादी को, और ये हमारा आंतरिक अंग कह सकते हैं आप। मजहब का हिजाब जो सदियों से नहीं बदला उसे आप कैसे बदल सकते हैं? ये एक लड़की का अधिकार है, जो चाहे वो पहने, जो चाहे वो ना पहने, ये उसका अधिकार है। अगर उसका अधिकार पहनने का हिजाब है तो उसे हिजाब क्यों नहीं पहनने दिया जाएगा? अगर उसका अधिकार है अपने मजहब के दायरे के अंदर रहकर जीवन गुजारने का, तो उसे वो अधिकार क्यों नहीं दिया जाएगा? उसे उन अधिकारों से वंचित क्यों रखा जाएगा? और मैं अपील करना चाहता हूं तमाम उन नेताओं से भी जिन्होंने हमारे वोट लिए कि खुदा के वास्ते हमारे वोट तो ले लिए, लेकिन हमारे मुद्दों पर भी बोलना शुरू करें।
हमारे मुद्दों के लिए आवाज उठाना शुरू करें। मैं तो एक मुसलमान हूं, मुझे मुसलमान का तमगा देकर कह दिया जाएगा कि आप मुसलमान हैं, आप तो इसलिए बोल रहे हैं। मैं तो अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, खासतौर से अपने उन नेताओं से कहना चाहता हूं जो हमारा वोट लेकर बैठे हुए हैं कि आप बोलिए। ये वक्त आपके बोलने का, अगर कुछ कर नहीं सकते कम से कम बयान देकर मजम्मत कर दीजिए। ये हमारे संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। तो मैं सभी से, साथियों से अनुरोध करूंगा कि ये चीज जो आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये संविधान के बिल्कुल विपरीत है। हमारे अधिकारों का शोषण हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट से मुझे उम्मीद है, अभी भी एक उम्मीद मेरे दिल में बसी हुई है कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करने का काम करेगा। आर्टिकल 25 को जिंदा रखा जाएगा। आर्टिकल 25 के अंदर जिस तरीके से जो अधिकार हमें दिए गए हैं, आर्टिकल 21 के अंदर जो हमें अधिकार दिए गए हैं, उन्हें पूरी ताकत के साथ उनकी रक्षा की जाएगी और उन बच्चों को हिसाब दिया जाएगा। स्कूल कॉलेजेस राजनीति की जगह नहीं है। इस तरीके की स्कूल कॉलेजेस के अंदर राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए, ना कि धार्मिक मामलों की। और बहुत अफसोस की बात है कि आज देश हमारे इस दिशा पर चल गया कि हमने कॉलेजों के अंदर पढ़ने वाली बच्चों तक के ऊपर राजनीति करें। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो चाहते हैं कि हमारे हिजाबों को हमारे से छीन लिया जाए। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो अपने बहू बेटियों के बारे में इस तरीके की, भाई हमारी बहू बेटियां तो आपकी भी बहू बेटियां हैं। बेटियां सबकी साझी होती है, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, चाहे वो हिंदू भाई की बेटी हो। इसलिए मेरा अनुरोध है सरकार से, इस वीडियो द्वारा जब मेरी आवाज पहुंच रही होगी, वैसे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं उन लॉयर से संपर्क करूं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मुकदमे को लड़ रहे हैं कि हमारे हिजाब के अधिकार को हमें दिया जाए, हमारी बहनों के अधिकारों को हमें दिया जाए। और आखिरी अपील मैं उन नेताओं से करना चाहता हूँ, खासतौर से उन गैर मुस्लिम नेताओं से जिन्होंने हमारा वोट लिया, जिन्होंने हमारे वोट पर राजनीति करी, कि आप खुदा के वास्ते अगर कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम बयान देकर मजम्मत कर दीजिए। आपको एन ब्लॉक मुसलमान भाइयों ने वोट दिया है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। हम अकेले ये जंग नहीं लड़ सकते, हम अकेले बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकते, हम अकेले जाकर लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमें आपका साथ चाहिए। इसलिए सभी मेरे साथियों से दुआ की दरखास्त, सभी साथियों को जय भीम, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा। नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का खटाना बुलेटिन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और पुरानी एक वीडियो आज मैं देख रहा था जिसमें हमजा मसूद, इमरान मसूद के भतीजे और नौमान मसूद के बेटे जय भीम कहते नजर आए। बड़ा अच्छा लगा, अच्छी बात है, जय भीम कहना चाहिए। लेकिन अगर जय भीम कहना धर्म के विरुद्ध नहीं है तो जय श्री राम कहना धर्म के विरुद्ध कैसे हो सकता है, ये बात मेरी समझ में आई नहीं। खैर, ये धार्मिक मामला, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज जो वीडियो उनकी आई है उसमें वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दी हिजाब के ऊपर और वो हमारा अधिकार है, मुसलमान भाइयों का अधिकार है, हिजाब का अधिकार मिलना चाहिए बहनों को। अरे मेरे भाई, 2 गांव आपके जिले में नहीं है और इन मुस्लिम बहन बेटियों को हिजाब में घुसाने की बजाय स्कूल भेजने की बात करो। क्षेत्र के मुसलमान भाइयों को आप पीछे धकेलने की बात कर रहे हैं, आगे ले जाने की बात करो। स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, खुद तो कुछ खुलने दिया नहीं और जब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो हवा दे रहे हो बेवजह की बात को। मेरा बेटा आपसे अनुरोध है कि आप ऐसी हरकतें बंद कर दो। यदि लंबी राजनीति करनी है तो इस तरह की बातें करना बंद करो। जिस तरह आपके बुजुर्गों ने, काजी रशीद मसूद साहब ने, आपके बाबा ने जिस तरह की राजनीति की और कामयाब रहे, उस तरह की राजनीति करो। यह अलगाववाद की राजनीति चलने वाली नहीं है, इसे कोई सुनने वाला भी नहीं है। क्यों नफरत पैदा कर रहे हो? आपने कहा हिजाब हाई कोर्ट ने कह दिया, अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। किसी भी सरकारी विद्यालय में किसी भी धर्म विशेष का कोई चिन्ह अगर लेकर आएगा तो दूसरे धर्म वाले लाएंगे, वो तीसरे धर्म वाले लाएंगे। भारत तो धर्मों का देश है।
भाई अगर किसी को तकलीफ है सरकारी विद्यालय से तो सरकारी विद्यालय में ना जाए, अपने निजी विद्यालय खुलवा लो। बहुत पैसा है, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारा पैसा आपके पास है, बड़े ताकतवर लोग आप हो, अपने लोगों को स्कूल खोल के दोगे? नहीं बेटियां, आप सरकारी स्कूल में नहीं जाओगी, आप दूसरे लोगों के स्कूलों में नहीं जाओगे। हम आपको स्कूल खोल के दे रहे हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी खोल के दे रहे हैं। आप तो हिजाब की बात कर रहे हैं, हिजाब से तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। जहां आप पढ़े हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, वहां तो दलितों का बहुत बड़ा हिस्सा मारा जा रहा है। ना एससी का आरक्षण है, ना एसटी का। कौन से जय भीम की बात कर रहे हो भाई? ये फालतू की बातें बिल्कुल बंद करो, इनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप जो भाईचारा पनप रहा है, बार बार उसे खराब कर रहे हो। कभी आप कहते हो हमने मक्का जीता, हमने हिंदुस्तान जीता। अगर आपने हिंदुस्तान जीता है और इंशाल्लाह गंगो जीतेंगे, आप ही के तो बोल थे ना, फिर अब क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट? आप तो जीतने वाले लोग हो, आपने तो सब कुछ जीता है। और जीतने वाले के लिए तो कुछ होता ही नहीं, वो तो मालिक होता है। तो आप तो मालिक है, फिर रो क्यों रहे हो? क्यों दुहाई दे रहे हो? क्यों बार बार हिंदू नेताओं को कह रहे हो कि वो जिन्होंने हमारे वोट लिए? अखिलेश भाई ने भी लिए हैं, बहन मायावती जी ने भी लिए हैं, उन्हें भी कहो। बसपा के जितने हिंदू प्रत्याशी थे उन्होंने भी लिए हैं। सबसे पहले तो आपका फर्ज बहन मायावती जी को कहने का है कि बहन मायावती जी इस पर बोलो। अखिलेश जी से कहने का अखिलेश जी बोलो, अजीत सिंह से कहने का अजीत सिंह बोलो। आप हारे हुए लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। क्यों क्षेत्र की शांति खराब कर रहे हो? ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। विकास की बात करो, देखो कि लोगों को राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, देखो कि लोगों की शिक्षा ठीक है नहीं है, देखो कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं, उस पर बात नहीं करते। गंगों का अस्पताल खराब है, गंगों की सड़कें खराब है, गंगों में एजुकेशन की सही व्यवस्था नहीं है, उस पर बात नहीं हो रही। कर्नाटक से प्यार हो रहा आपको। अरे भाई, एक धर्म के लोग उस भाषा को लेकर आएंगे, वेशभूषा लेकर आएंगे, फिर दूसरे आएंगे। सरकारी विद्यालय में अगर पढ़ना है तो ड्रेस कोड लागू होगा। ये किसी के बाप की बपोत नहीं है, एक धर्म का देश नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे तो आप उन लोगों की जमात में शामिल खड़े हो जाते हो जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो। उनमें आप में क्या फर्क हो गया? क्यों फालतू की बीमारी बढ़ा रहे हो? बेवजह की बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरी आपसे इल्तजा है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसी बातें मत करो। मैं आपका साथ दूंगा। स्कूल चेक करो, सड़कें दिखवाओ, भ्रष्टाचार दिखवाओ, अन्य व्यवस्थाएं दिखवाओ, पानी पीने की व्यवस्था सही है, बिजली की व्यवस्था सही, उस पर बोलो भाई। गंगों के अस्पताल की स्थिति पे बोलो, आपके परिवार ने आज तक क्या दिया उस पर बोलो। और सुनो, आपकी वजह से मैंने अपना मकान गंगों से बेचा है, नहीं है आपका शहर रहने लायक। और आपकी वजह से नहीं, आपके परिवार की वजह से नहीं है। और मैं फिर भी धर्म निरपेक्ष हूं, हिंदू नहीं हूं, मुस्लिम भी नहीं हूं, बुद्धिस्ट हूं। कतई हिंदू मुस्लिम में विश्वास नहीं करता, कतई धर्म की लड़ाई में विश्वास नहीं करता, कट्टर अम्बेडकरी हूं। पर चूंकि एक चना बाहर नहीं फोड़ सकता, आपके जैसी गंदी राजनीति की वजह से मैंने अपना गंगों का मकान बेचा है। मैं कह रहा हूं, मैं लगा रहा हूं आप पर आरोप कि आपकी वजह से पलायन हुआ है मेरे जैसे सम्मानित आदमियों का। आप किसी भी अनपढ़ आदमी को हमारे से पढ़े लिखे लोगों से लड़ा देते हो, झगड़ा कराते हो। करें क्या वहां? बदतमीजी के अलावा आपकी जो टीम है, आपके जो गुर्गे हैं, वो करते क्या लोगों के साथ? और मैं डर के नहीं कह रहा हूं ये बात, बेचा है बदव्यवहारी की वजह से। रोज रोज लड़ेंगे क्या? किस किस को मारे भाई? किस किस से लड़ें? इसलिए बेचा है। अगर आपके दिमाग में ये हो कि डर के बेचा, तो जब आप चाहे जब लड़ सकते हो पाल खींच के, वो कोई टेंशन नहीं। लेकिन किस किस से लड़ें? एक से लड़ सकते हैं। पर मुझे आपकी बात चुभती है जब आप कहते हो कि ये सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा, 100% न्याय देगा, और वहां भले लोग रहते हैं। हमारी, अभी मैंने कहा था, हमारी छोटी बहन के फोटो आपने डाले ही करा के, हमारी भांजी के, हमें दरार डालने की कोशिश की। अगर सहारनपुर कैराना लोकसभा के हिंदू मुस्लिम गुजरों में दरार आई तो काजी परिवार तुम्हारी वजह से आई। और ये दोनों भाई इकट्ठा हो रहे हैं, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। अरे ये इकट्ठा होंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा इन्हें इकट्ठा करने का। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये फालतू की बातें ना करें। राजनीति करनी है तो अच्छे काम करें, स्कूल खुलवाओ, अपने स्कूल खुलवाओ ना। क्यों भेज रहे हो सरकार के स्कूलों में? क्यों हिजाब की बात कर रहे हो? अपने स्कूल खुलवाओ, छोड़ दो। आपने तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ली है ना शिक्षा, एक और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सहारनपुर में ऐसी यूनिवर्सिटी बनवाओ, हर जिले में बनवाओ। पैसा है आपके पास, सब कुछ है आपके पास, क्यों फिर सरकार के चंदे पर धंधे पे जिंदा हुआ? ये रुड़की की गंग नहर में रविवार से डूबे नागालैंड के छात्र के शव को तलाशने में एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है।
टीम ने बोट के द्वारा अभियान चलाया। बोट टीम में सवार ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर नहर की तली में जाकर बॉडी को ढूंढने की काफी मशक्कत की, लेकिन देर शाम तक भी छात्र का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। गौरतलब है कि रविवार की शाम को 7th डे स्कूल का छात्र अनोखा हॉस्टल में रहकर 12वीं की पढ़ाई कर रहा था। स्कूल प्रबंधन से बाल कटवाने की अनुमति लेकर अपने एक साथी के साथ आया था। अनोखा बाल कटाने के बाद अपने साथी से नहर में नहाने की बात कहकर नहर में उतर गया और तेज बहाव में बह गया, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन और पुलिस अधिकारी भी गंगनहर के पास घटना की जानकारी लेने के लिए पहुंचे। रुड़की की कलियर और भगवानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अलग अलग थानों की पुलिस ने 2 बड़े खुलासों के साथ कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। रुड़की स्थित एसपी देहात कार्यालय पर एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने दोनों घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस टीम को बधाई दी और पीठ थपथपाई। सुनिए एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने आगे क्या कहा है। वो उनके अकाउंट से निकाल लेते थे अपने अकाउंटों में ट्रांसफ़र करके। तो ये और भी लोगों के इसमें संज्ञान में आया है और भी लोगों के द्वारा इस तरीके की ठगी इनके द्वारा की गई है, तो हम उनका भी पता लगा रहे हैं। कलियर क्षेत्र में लूट की घटना जनवरी माह में हुई थी, जिसमें वादी का एक मोबाइल फ़ोन के साथ साथ 5,000 रुपये गया था। और अन्य घटनाओं का भी कुछ आया था कि भाई इस तरीके की घटनाएं वहाँ पहले भी करने का प्रयास किया गया था। इस संबंध में सीओ रुड़की और इनकी टीम के द्वारा कल सफलतापूर्वक इस घटना का अनावरण किया गया है। कल रात इनकी अरेस्टिंग की गई है और इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं और लूट का जो भी गया था मोबाइल फ़ोन और जो नकदी जो गई थी वो उसका सफलतापूर्वक उसका अनावरण किया गया। जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नत्था सिंह में पति ने पत्नी और सास की हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि जसपुर के मोहल्ला नत्था सिंह निवासी सोनू ने अपनी पत्नी निशी 35 वर्ष और अपनी सास जयंती 55 वर्ष की देर रात धारदार हथियार से हत्या कर दी। वहीं मृतक की बहन ने बताया कि सोनू का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और कुछ दिन पहले एक लड़की को घर में पकड़ा गया था, जिसके बाद पति पत्नी के बीच विवाद रहता था। कल रात सोनू जबरदस्ती अपनी सास और लड़की को लेकर आया और देर रात इस घटना को अंजाम दिया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी, इन्होंने अपनी पत्नी और सास की हत्या की है। सोनू ने अपनी बहन को अमरोहा में फोन करके बताया था कि मैंने अपनी पत्नी को और सास को मार दिया है और उसके बाद वो मौके से फरार हो गया। वहीं उन्होंने बताया कि सोनू का प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, जिसके चलते इनमें विवाद रहता था। कल रात धारदार हथियार से सर पर कमर पर कई बार किए गए वही शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। देवों के देव महादेव की उपासना का पर्व महाशिवरात्रि को लेकर शहर के सभी मंदिर सजने लगे हैं और कल महाशिवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर सभी तैयारियां जोरों पर हैं। इसी को लेकर आज मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित श्री प्रकाशेश्वर शिव मंदिर में शिवरात्रि की तैयारियां पूरी कर दी गई है। यहाँ पर हर वर्ष महाशिवरात्रि के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के सेवादार पीपी पेन्युली ने बताया कि कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है और आशा व्यक्त की जा रही है कि इस बार 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर आते हैं और भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आए दिन सरोवर नगरी नैनीताल में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि डीआईजी आवास के पास दुकान में चोरी और आगजनी कर दुकान से करीब 50,000 से अधिक का सामान और करीब 4,000 की नकदी चुराकर चोर 9-2-11 हो गए। ये घटना आयार पाटा क्षेत्र में नैनी रिट्रीट होटल के पास हुई। ये दुकान दीप्ति जोशी की है। उन्होंने आगामी पर्यटन सीजन के मद्देनजर 2-3 दिन पहले ही करीब 50,000 रुपए का सामान खरीद कर दुकान में रखा था।
नगर पालिका परिषद सभासद मनोज साह जगाती ने डीआईजी आवास के पास इस तरह की चोरी की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए क्या कहा, सुनिए। चोरी की घटनाएं बढ़ते जा रही हैं, खासकर आयरपाटा क्षेत्र जो एक शांत और सुंदर क्षेत्र था, लगातार वहां पर चोरी की घटनाएं बढ़ी जा रही है। काफी लूटपाट भी हो रही है, जिसकी हमने लगातार शिकायतें हमने पुलिस प्रशासन को करी है। उसके बावजूद भी कोई इस पर रोक टोक नहीं लगी हुई है और लगातार पुलिस खाली देख रही है। और हमारे वहाँ जो है बड़ा ही जो है कहना दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है चोरी की वारदातें बढ़ी हैं, अप्रिय घटनाएं बढ़ते जा रही है, दुकानों में आग लगा दी जा रही है। और मैं पुलिस प्रशासन यही उम्मीद रखता हूँ कि जो ये चीज़ें कर रहे हैं उनको शीघ्र बंद करें। इनको सब तभी सीधे तो नहीं जाएंगे, 2-4 झंडे है नहीं होंगे, वही करते होंगे। नमस्कार, मैं स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं खटाना बुलेटिन। भय भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में आज हमारी टीम आ पहुंची है नारसन ब्लॉक से 200 मीटर दूर कुर्डी गांव में। और यहां पर जो ग्राम पंचायत है वहां पर वाटर कूलर की स्थापना की गई है और इसका जो ठेकेदार है उसको 1,20,000 रुपए का भुगतान किया गया है। और इसकी जो कॉस्ट है वो मुझे नहीं लगता कि 50,000 से ज्यादा की जो कॉस्ट है इसकी आई होगी। आप देख सकते हैं कि इसमें एक टंकी है, कूलर है और कुछ लोहा जो है इसमें लगाया गया है। हमारे साथ हमारे बंद पड़ा हुआ है ये, तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है संजय खटान जी इस समय मौजूद है। तो आइए इनसे जान लेते हैं कि इस वाटर कूलर की जो पेमेंट है वो किस तरीके से की गई है और क्या कुछ जो है इसमें वो खर्च आया होगा। जी, इसका ये जो पार्ट्स है, ये वाला मशीन जो है इसकी, इसका प्रिंट रेट है 32,000 रुपए के आसपास, जिस पे प्रिंट होका है। इसके डब्बों में जहाँ भी हमने चेक किया, जहाँ थोक में रखे हुए थे 32,000 रुपए जी। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है ये ज्यादा से ज्यादा 1 कुंटल लोहा होगा, बनाई समेत 80 रुपए कुंटल का रेट है। पेंट वेंट लगा के अगर ये टोटल भी लगा लें तो 8,000 रुपए का। पीछे जो इसके ये दिखाए हैं, ये जो पानी साफ करने के जी, ये ज्यादा से ज्यादा 5 या 3-4 हजार रुपए के। ऊपर अगर टंकी आप ये लगा लें तो ये 2,000 रुपए के आसपास है। तो कुल प्रोसीजर जो है 40,000 रुपए से लेके बहुत अच्छा खरीदें या बहुत ही महंगा करें, प्रॉफिट लें, ठेकेदार का प्रॉफिट भी जोड़ लें, तो 50,000 रुपए तक इसकी कीमत बैठती है। इसे कोई भी कंपनी जस्टिफाई नहीं कर सकती। हमने जो सूचना के अधिकार में इसका बिल लिया था उसमें केवल दीपक ट्रेडर्स को भुगतान जाते हुए दिखाया गया है ऑनलाइन। कोई बिल पर्टिकुलर पार्ट्स का नहीं दिया गया कि इस पार्ट्स को कितना लिया, इसकी जीएसटी कितनी जमा हुई, इस पर कितना टैक्स गया है, इसकी गारंटी कितनी है। आप देख रहे हैं बंद पड़ा है, कोई कनेक्शन बिजली का इसमें फिलहाल नहीं है, बंद पड़ा है। कोई पानी भी भरता हुआ इसमें नहीं दिख रहा, गंदा पानी इसमें जमा हुआ है। और बिजली का भी पता नहीं कि इसका कनेक्शन है या नहीं है। तो ये 99% इतने पैसे में ये 3 लग सकते थे इस गांव में। ये पूरे तरीके से बजट को ठिकाने लगाने का प्लान है, सरकारी बजट को ठिकाने लगा दिया गया जी। तो ये था, आज हम मौजूद थे कुर्डी गांव में और यहाँ के ग्राम पंचायत में जो वाटर कूलर है उसका जो भुगतान है वो 1,20,000 रुपए किया गया। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सहयोगी थे उन्होंने बताया कि इसकी ज़्यादातर अगर कॉस्ट लगा भी दी जाए तो 50,000 रुपए है। बाकी का पैसा कहाँ गया, किन भ्रष्टाचारियों के ने जो है उसको अपनी जेब में रखा हुआ है। और जब इस मामले में हमने एडीओ पंचायत से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने लगभग 3:30 बजे हमें बोला कि वो कोर्ट जा रहे हैं और यहाँ से जो हरिद्वार की जो दूरी है 50 किलोमीटर, लगभग 1 घंटा यहाँ से जाने में लगता है। तो लगभग 5 बजे कौन सा कोर्ट ऐसा है जो लगभग 5 बजे उनके लिए खुल रहा था। तो यानी कि ये सीधा सीधा दर्शाता है कि वो इस मामले से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये तो आप ही बता सकते हैं। कैमरामैन संदीप चौहान के साथ मैं स्वाति सिंह। सूबे के 2,500 मीटर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग द्वारा जारी येलो अलर्ट का जबरदस्त असर। सीमांत जोशीमठ क्षेत्र में स्थित पंच बद्री में एक प्रमुख तीर्थ भविष्य बद्री धाम देखने को मिला है। भगवान विष्णु को समर्पित यह भविष्य बद्री धाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बर्फ से लकदक हो गया है। पूरे मंदिर परिसर में करीब 1.5 फुट मोटी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। प्रदेश प्रवक्ता
विनय गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री लोकप्रिय नेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने माने नेता हैं, वो यूक्रेन में फंसे सारे भारतीयों को सही सलामत वापस ला देंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यूक्रेन से वापसी आने के लिए जो भी खर्चा होगा वह सरकार द्वारा होगा और जो भी लोग वहां फंसे हैं वे निःशुल्क वापस अपने देश आएंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भ्रम फैलाने वाली पार्टी भी कहा। जिस प्रकार के दौर में भ्रम फैला रही है वो केवल एक भ्रम फैलाने वाली पार्टी ही कर सकती है। जानिए इस पर विनय गोयल ने क्या कहा। जानती है, जब भारत सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि हम प्रत्येक भारतवासी को निःशुल्क यूक्रेन से भारत लाएंगे, तो इसमें किराए की बात कहां से आ गई। मुझे लगता है कि कांग्रेसियों के पास ऐसे समय में भी भ्रम फैलाने के अलावा और कोई काम नहीं है। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। इस समय हमारे साथ मौजूद है चक्राता थाना अध्यक्ष श्री सत्येंद्र भाटी जी और इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर एक और जो पुलिस का जो एक अलग से विभाग माना जाता है, राजस्व पुलिस के नाम से जिसको बोला जाता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस में क्या अंतर है। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तराखंड में अंग्रेजी टाइम से ही दूसरी एक व्यवस्था है जिसे राजस्व पुलिस बोलते हैं, जो हमारी रेगुलर पुलिस से अलग है। यहाँ का एरिया काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, आबादी कम है, क्राइम कम है। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ एक राजस्व, उसे राजस्व उप निरीक्षक भी बोलते हैं, और पटवारी दोनों की व्यवस्था देखता है। पुलिस से संबंधित काम जो पुलिस रेगुलर पुलिस करती है वो करता है और डीएम साहब के अंडर में आते हैं। अगर कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन है जिस तरह की है तो डीएम साहब के थ्रू रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दी जाती है जांच के लिए। तो ऐसी चक्रोता जो क्षेत्र है, यहाँ पर 34 गांव हमारे अंडर में है। उससे अलग जो गांव है तहसील चक्रोता के, राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व उप निरीक्षक जो पटवारी का भी काम देखता है उसके अंडर में आते हैं जी। तो राजस्व से जो भी पुलिस से संबंधित काम है उनके द्वारा किए जाते हैं जी। अगर कोई बड़ी विवेचना इस तरह का क्राइम, कोई हीनियस क्राइम होता है तो वो डीएम साहब के यहाँ रेफर करने के लिए आवेदन करते हैं और डीएम साहब हमें ऑर्डर करते हैं, तो फिर हम उस पर अपनी पुलिस की कार्रवाई जो भी होती है। तो मतलब रेगुलर पुलिस और जो राजस्व पुलिस होती है उसमें तालमेल आपस में होता है? हाँ, होता है। डीएम साहब के, दोनों डीएम साहब के अंदर जहाँ भी देखा जाए अपराध व्यवस्था के जो प्रभारी होते हैं वो डीएम ही होते हैं जिले के अंदर, लेकिन जो पुलिस का काम चलता है वो एसएसपी साहब देखते हैं हर जिले के अंदर ना जी। तो राजस्व उप निरीक्षक भी डीएम साहब के अंडर में आते हैं और वो वहाँ अपनी रिपोर्ट देते हैं उसी आधार पर। तो उसी आधार पर कप्तान साहब के आदेश के अनुसार फिर हम वहाँ कार्रवाई करते हैं, जो पुलिस की कार्रवाई होती है उस एरिया में जी। तो कुछ एक शॉर्ट में थोड़ा ये बताएंगे, मतलब एक शॉर्ट में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस में थोड़ा सा मेन अंतर क्या होता है, जो मतलब दर्शक जो है वो क्लियरिटी के साथ समझ सके। राजस्व उप निरीक्षक और पुलिस का जो भी क्षेत्र होता है, एक थाना होता है, वहाँ थाना अध्यक्ष होता है, वो पुलिस की व्यवस्था जो सभी जगह होती है वो पुलिस की व्यवस्था देखता है जी। जो राजस्व का क्षेत्र होता है वो तहसील के अंडर में एक राजस्व उप निरीक्षक बोलते हैं उसे, और पटवारी, दोनों जो उस क्षेत्र के एरिया, दोनों जो पुलिस से संबंधित काम भी वही करता है और साथों साथ जो राजस्व से संबंधित काम है वही देखता है। तो राजस्व पुलिस में पटवारी जो होता है वो पूरा का पूरा सिस्टम देखता है, मतलब कोई पुलिस से संबंधित सारे कार्य उस एरिया में वो पटवारी ही करता है, जिसे आजकल राजस्व उप निरीक्षक भी बोल दिया गया है। तो वही पूरी पुलिस की संबंधित काम उस एरिया में करता है जी। तो ये थे चक्राता थाना अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह भाटी जी, जिन्होंने हमें राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस में बखूबी अंतर बताया कि क्या जो राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस में अंतर है, क्योंकि पहाड़ी इलाके के लोग तो शायद जानते भी हैं, सब भली भांति परिचित है, लेकिन प्लेन एरिया के जो नागरिक हैं वो नहीं जानते कि राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस में क्या मेन अंतर है। इन्होंने काफी अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। अपने दर्शकों से भी यही आशा है कि उन्हें भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अन्य ऐसी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं खटाना बुलेटिन।
भारत एक ऐसा देश जो कि अनेकता में एकता रखने वाला देश है। वहीं भारत के अलग अलग राज्यों की अलग अलग खूबसूरतियों का नज़ारा सभी जो पर्यटक है वो लेते हैं। आज इस समय खटाना बुलेटिन परिवार मौजूद है उत्तराखंड के चक्राता में। यहाँ से जो ये पॉइंट है जहाँ पर मैं इस टाइम पे जो है प्रेजेंट हूँ, वहाँ पे जो है सनसाइट जो है इसको बोला जाता है इस पॉइंट को। और यहाँ से सूरज जो है वो निकलता और छिपता हुआ दिखाई देता है। मैं अपने सहयोगी से बोलूंगी कि एक बार पूरे जो ये पॉइंट है इसका व्यू का आपको दिखाया जाए कि कैसे जो है यहाँ पर जो है सूरज छिपता और निकलता हुआ दिखाई देता है। उत्तराखंड वो राज्य है जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर बहुल में है और यहाँ पर ये पहाड़ी क्षेत्र है चक्राता जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं और अपने आप में अनेकों खूबसूरतियों को बटोरे हुए ये देश ये राज्य जो है आपको दिख रहा है। ये मेन पॉइंट है चक्राता का जहाँ पर सनसाइट पॉइंट इसको बोला जाता है। अपने दर्शकों को बस इतना ही निवेदन है कि अगर आपको घूमने आना है तो इस पॉइंट पर आइए काफी। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ पर्यटक मौजूद है तो आइए इनसे जान लेते हैं कि इनको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है। जी मैम आपका नाम? छवि चौधरी। जी छवि, आप बताइए कि आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर है, ये सब कुछ देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। बड़ा अच्छा लग रहा है। और सनसाइट जो पॉइंट है इसको बोला जाता है तो बहुत ही मतलब मन को मोहने वाला जो दृश्य है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। आप लोग भी आइए जरूर देखने सब लोग। जी, तो आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप लोग आइए, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा दिखाई देता है सनसेट सनराइज, बहुत अच्छा। जी मैम आपका नाम क्या है? रितिका चौधरी। जी रितिका, आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आए हैं। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। तो क्या दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगी, क्योंकि बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं सुनेंगे, तो क्या आपको एडवाइस रहेगी यहाँ पर आना चाहिए घूमने के लिए? हाँ जी, आना चाहिए यहाँ पे। आना चाहिए। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो ये कुछ पर्यटक हमारे साथ मौजूद थे। तो ये था उत्तराखंड का चक्राता पॉइंट जहाँ पर सनसाइट जिसको बोला जाता है, यहाँ पर सूरज छिपते हुए और निकलते हुए दिखता है। ऐसी अन्य जानकारियां पाने के लिए जुड़े रहिए खटाना बुलेटिन के साथ। नमस्कार।